कहा जाता है कि बीजेपी में आडवाणी का कद इसी बयान के बाद छोटा होता गया। उनका कहना था कि लीग की सदस्यता देश के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य यानी स्वतंत्रता से पीछे रहनी चाहिए। मुझे सर नहीं बनना, मैं सादा ही ठीक हूं, मैं सिर्फ मिस्टर जिन्ना। ब्रिटिश नेता बिर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को एक चुनौती दी थी, अगर तुम में दम है तो भारत के लिए अपना संविधान बनाकर दिखाओ। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो लीग को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि यहां लगभग सभी लोग मुस्लिम थे। कि अगर मुझे एक बाल का सपना यानी एक मुस्लिम राज्य साकार होते हुए दिखे और फिर मुझे उस राज्य पर राज करने या सिर्फ उसे बनते देखने का चुनाव मिले, तो मैं सिर्फ बिना सोचे बनते हुए से सिर्फ देखना चाहूंगा। मैं 12 साल से जानता हूं, मैंने ये बात छिपाई ताकि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। जिन्होंने तपाक से जवाब दिया, आपको किसने कहा कि मुस्लिम लीग ने हमें पाकिस्तान दिया। 2005 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे। आडवाणी कराची में एक खास शख्सियत की मजार पर गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। आडवाणी ने उस खास शख्सियत को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सेक्युलर और हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया था। आडवाणी ने उस खास शख्सियत की तारीफ में वहां के रजिस्टर पर लिखा था, ऐसा कई लोग हैं जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। कहा जाता है कि बीजेपी में आडवाणी का कद इसी बयान के बाद छोटा होता गया। आखिर ये शख्सियत कौन थी जिसकी तारीफ करने पर उस समय के पीएम पद के दावेदार की राजनीति ही उनकी अंतिम सांस लेने लग गई। दोस्तों, ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वो हैं दुनिया में कायदे आजम के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन के कई पहलुओं की और समझेंगे कि क्या वो वाकई मुसलमानों के मसीहा थे या सिर्फ सत्ता हासिल करने वाले अवसरवादी इंसान। मोहम्मद अली जिन्ना भाई कैसे बन गया मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना कैसे थे गांधी से अलग, और जिन्ना कैसे एक कट्टर कांग्रेसी से मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बन गए, जिन्ना एक सेक्युलरिस्ट से कैसे मुस्लिम कट्टरपंथी बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कायदे आजम की। हम में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के मूल पूर्वज मूल रूप से हिंदू थे। उनका पारिवारिक इतिहास गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के राजकोट जिले के पानोली मोटी गांव से जुड़ा हुआ है। जिन्ना के दादा पूंजाबाई ठक्कर, जो कि लोहाना ठक्कर जाति से थे, अपने 3 बेटों वलजी भाई, नथु भाई और जेना भाई तथा एक बेटी मान भाई के साथ इसी गांव में रहते थे। परिवार के भीतर एक बड़ी हलचल तब मच गई जब पूंजा भाई ने परंपरा तोड़ते हुए मछली का कारोबार शुरू किया, जो कि लोहाना समाज परंपरागत रूप से शाकाहारी और सख्त धार्मिक अनुशासन वाला था। यह कदम भारी विरोध का एक कारण बन गया। नतीजन समुदाय ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और इस बहिष्कार के बाद परिवार ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और खोजा मुस्लिम बन गया, जो कि एक शिया मुसलमान समुदाय है। खोजा मुसलमान समुदाय आमतौर पर शांतिप्रिय और व्यवहार कुशल और दुनिया भर में व्यापार करने वाले होते हैं। ये नई भाषाएं और संस्कृतियां तेजी से अपनाते हैं। बहरहाल, पूंजा भाई के सबसे छोटे भाई जेना भाई ने परिवार की किस्मत बदलने का बीड़ा उठाया और पानेली गांव छोड़कर गोंडला आ गए, जो एक तरह से उनके नए सफर की एक शुरुआत थी। कुछ वर्षों बाद सन 1875 में व्यापार के सिलसिले में वे कराची गए। वहां उनका व्यापार तेजी से फलने फूलने लगा और वे आर्थिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध हो गए। इसी समय कराची शहर में 25 अक्टूबर सन 1876 को जेना भाई की पत्नी मीठी बाई ने एक बेटे को जन्म दिया। कराची में उस समय मुस्लिम बाहुल आबादी थी और बच्चों के नाम आमतौर पर इस्लामिक परंपरा से ही रखे जाते हैं। और इन्हीं सब सोच के चलते जेना भाई ने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली जिन्ना भाई। अब जैसे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना बड़े हुए, उनकी पढ़ाई का सिलसिला अलग अलग शहरों और स्कूलों में चलता रहा। फिर उनकी जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब साल था 1892 का। पिता जिन्ना भाई को सुझाव मिला कि बेटे को कारोबार की समझ के लिए आपको इंग्लैंड भेज देना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने सलाह मानी और लंदन की ओर रुख किया। लंदन पहुंचते ही उन्होंने अपने नाम से भाई शब्द हटा दिया
और विदेश में जेना शब्द बन गया जिन्ना। इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भाई बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। यहीं उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की और बैरिस्टर बन गए। करीब 20 साल की उम्र तक जिन्ना भारत लौटे तो बॉम्बे में अपनी वकालत की उन्होंने शुरुआत की। वह उस समय शहर के इकलौते पुलिस बैरिस्टर थे जिनकी प्रतिभा और दृढ़ता से उन्होंने कानून के पेशे में तेजी से नाम कमाना शुरू किया। लेकिन शायद नियति महज एक सफल वकील बनकर ही इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। इनके अंदर नेता आकार ले रहा था जो आगे चलकर इतिहास की धारा बदलने वाला था। धीरे धीरे जिन्ना ने कानून से राजनीति की ओर बढ़ना शुरू किया। दिसंबर 1904 में उन्होंने बॉम्बे में कांग्रेस की 20वीं सालाना बैठक में हिस्सा लिया। एक कांग्रेसी के रूप में यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और कांग्रेस में जिन्ना उन नेताओं के साथ थे जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे और भारत को धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाना चाहते थे। वे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं की विचारधारा से भी जुड़े हुए थे। यह धड़ा नरम दल या उदारवादी सोच का कहलाता था। जाहिर सी बात है कि नरम दल वाला नेता गरम दल वाले नेताओं से मतभेद रखेगा ही, और ऐसा ही हुआ जिन्ना के साथ। जिन्ना की सोच बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं से बिल्कुल अलग थी। तिलक और राय चाहते थे कि आजादी के लिए तुरंत और तीखा संघर्ष हो, जबकि जिन्ना धीरे धीरे संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ना चाहते थे। एक और वाकया सुनिए जिससे आपको भी लगेगा कि जिन्ना अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में काफी सुलझे हुए और हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। दरअसल हुआ यूं कि एक समय जिन्ना मुस्लिम लीग के नेताओं से भी भिड़ गए थे। दरअसल 1906 में कुछ मुस्लिम नेताओं का एक समूह, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा जाता था, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। इस मुलाकात में इन नेताओं ने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट यानी कि अलग राजनीतिक अधिकार मांगे, लेकिन जिन्ना इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ये नेता किस हक से सारे मुसलमानों की तरफ से बात कर रहे हैं, जबकि ये तो चुने हुए भी नहीं है। बाद में दिसंबर 1906 में यही नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाने के लिए ढाका में भी मिले। जिन्ना ने इसका भी विरोध किया। मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक आगा खान ने बाद में लिखा कि यह बड़ी विडंबना थी कि जिन्ना, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता चुने गए, शुरू में उनके बहुत खिलाफ थे। लेकिन जिन्ना इस वक्त एक राष्ट्रवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र बनाना भारत को बांटने वाला काम होगा। देखिए, जिन्ना ने राजनीति की शुरुआत एक उदार, एकता पसंद और कानूनी सोच वाले नेता के रूप में की थी। वे शुरू में मुस्लिम लीग और अलग मुस्लिम पहचान के खिलाफ थे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और जिन्ना के विचार भी बदले। इसी सब का नमूना हम आपको आगे दिखाएंगे। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग चुनावी प्रणाली का विरोध किया था, लेकिन 1909 में उन्होंने इसी प्रणाली का इस्तेमाल करके बॉम्बे से मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और उसमें अपनी जगह पक्की की। यहां जिन्ना ने एक बड़ा काम किया था। जिन्ना ने 1911 में वक्फ सत्यापन अधिनियम यानी वक्फ वैलिडेशन एक्ट लाए, जिससे मुस्लिम धार्मिक ट्रस्टों को कानूनन सुरक्षा मिली। यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा कदम था। अब धीरे धीरे जिन्ना का मुस्लिम लीग की ओर झुकाव हुआ, पर कांग्रेस से जुड़ाव भी बना रहा। वक्त आया दिसंबर 1912 का। जिन्ना ने पहली बार मुस्लिम लीग की सालाना बैठक में भाषण किया। हालांकि वे अभी इसके सदस्य नहीं थे और 1913 में उन्होंने लीग की सदस्यता ली थी, लेकिन साथ ही वे कांग्रेस के सदस्य भी बने रहे थे। उनका कहना था कि लीग की सदस्यता देश के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य यानी स्वतंत्रता से पीछे रहनी चाहिए, लेकिन अभी तक जिन्ना और गांधी की मुलाकात नहीं हुई। 1919 ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी भारत लौट चुके थे और कांग्रेस के भीतर बहुत सम्मान और लोकप्रियता हासिल हो चुकी थी। गांधी भारतीय पहनावा पहनते थे और देशी भाषाओं का उपयोग करते थे और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे। इससे आम जनता के वे जाने माने नेता बनने लगे थे। गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की, जिससे हिंदुओं ने जोरदार समर्थन उनका किया। यहां तक कि कई मुसलमान जो खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो भी इसमें शामिल हो गए। दरअसल खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम नेता चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को हटाया जाए। गांधी ने इसी मांग का समर्थन किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जिन्ना का सोचना यहां अलग था। यही सोच रहे थे कि गांधी जी से टकराव का यह शायद कारण भी बन सकता है।
दरअसल जिन्ना को लगा कि गांधी जी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के चलते जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफ खिलाफत समर्थन की आलोचना की थी। इसके अलावा जिन्ना गांधी जी के सत्याग्रह जैसे आंदोलन से भी नाखुश थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह जैसे आंदोलन से अराजकता फैलेगी और देश को नुकसान होगा। जिन्ना मानते थे कि संवैधानिक और कानूनी तरीके से ही देश को आजादी दिलाई जा सकती है। फिर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ और उसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। जिन्ना ने इसका विरोध किया, लेकिन जनता का रुझान गांधी जी के पक्ष में था। यहां तक कि जिन्ना जब बोलने उठे तो लोगों ने उन्हें चिल्ला चिल्ला कर चुप करा दिया। इससे आहत होकर जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों जगहों पर से सभी पदों का त्याग कर दिया और राजनीति से थोड़े समय के लिए दूरी बना ली। गांधी और मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के बीच गठबंधन बना था, जो ज्यादा दिन तक नहीं चला। देश में जो सत्याग्रह और विरोध हो रहे थे, उनका असर बेहद कमजोर था। जिन्ना को लगने लगा कि ये रास्ता काम नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने नई राजनीतिक दिशा की तलाश शुरू कर दी। 1923 में जिन्ना फिर से चुने गए। इस बार वे बॉम्बे से मुस्लिम सांसद बने और नई केंद्रीय यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच गए। उन्होंने कई और नेताओं को जोड़कर स्वराज पार्टी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि भारत को पूरी आजादी वाली सरकार दी जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1925 में भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने जिन्ना की उनकी काबिलियत के लिए नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी थी। जैसे ही उन्होंने यह प्रस्ताव रखा, जिन्ना ने साफ कहा, मुझे सर नहीं बनना, मैं सादा ही ठीक हूं, मैं सिर्फ मिस्टर जिन्ना। इसके बाद एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई। 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने भारत के भविष्य के लिए एक कमीशन भेजा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम की टीम जो बनाई गई, वो ये तय करती है कि भारत को कितनी आजादी मिलनी चाहिए। इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गोरे अंग्रेज थे। जिन्ना को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा, यह तो ऐसा है जैसे अंग्रेजों ने कहा हो कि हम भारतीय आजादी के लायक ही नहीं हैं। इसी समय मुस्लिम लीग की बैठक हुई, जिसमें सब ने मिलकर जिन्ना को दोबारा स्थायी अध्यक्ष बना दिया। इसका मतलब यह था कि अब जिन्ना ही लीग के सबसे बड़े नेता बन गए थे और अब भारतीय इतिहास को यह देखना था कि जिन्ना के 14 सूत्र किस तरीके से काम आते हैं। 14 सूत्र जो नेहरू रिपोर्ट के बाद लाए गए थे। साइमन कमीशन के विरोध के बाद 1928 में ब्रिटिश नेता बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को एक चुनौती दी थी, अगर तुम में दम है तो भारत के लिए अपना संविधान बनाकर दिखाओ। इस पर कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में एक कमेटी बनाई और नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है? नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इलाके के हिसाब से हो। रिपोर्ट का मकसद था कि अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे पर निर्भर हों और आपस में मिलकर के रहें। अब जिन्ना को डर था कि अगर धर्म के आधार पर अलग वोटिंग का अधिकार नहीं होगा तो मुसलमानों की आवाज तो दब जाएगी। फिर भी वे समझौता करने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत बिल्कुल नाकाम रही। इसके बाद जिन्ना ने मुसलमानों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए 14 सूत्र पेश किए। इसमें मांग की गई सरकार और विधानसभा में मुसलमानों को जरूरी प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन इन 14 सूत्रों को कांग्रेस ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। इस समय तक गतिरोध एक सा बना रहा और इसी बीच 1929 में ब्रिटेन में नई सरकार बन गई। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत पर बातचीत के लिए लंदन में सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। जिन्ना पहले 2 सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन तीसरे में इन्हें बुलाया ही नहीं गया। इसके बाद जिन्ना 1930 से 1934 तक ज्यादातर समय लंदन में ही रहे। उनकी जीवनी लिखने वाले लेखक का कहना है कि ये जिन्ना की शांति और सोच के साल थे, जहां उन्होंने अपनी आगे की योजना बनाई। साल 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रवाद एक बार फिर से उभरने लगा और पाकिस्तान का विचार सामने आने लगा। मुस्लिम नेता चाहते थे कि जिन्ना वापस जाएं और मुस्लिम लीग का फिर से नेतृत्व करें, जो तब तक लगभग खत्म हो चुकी थी। जिन्ना अभी भी लंदन में थे और 1933 में भारत आने से उन्होंने इनकार कर दिया। लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, उसने जिन्ना से मुलाकात की और मुस्लिम नेताओं से बातचीत कर उन्हें वापसी के लिए राजी कर लिया। और अब वापसी के साथ जिन्ना का फिर से राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया।
1934 में बंबई के मुसलमानों ने उन्हें केंद्रीय विधानसभा का प्रतिनिधि चुन लिया। हालांकि इस समय वे लंदन में ही थे। इसके बाद आता है साल 1937 का चुनाव का वक्त, जिसने हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल दिया। कांग्रेस बहुत तैयारी के साथ चुनाव में उतरी, जबकि लीग तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि लीग कहीं भी बहुमत से जीत नहीं पाई। यहां तक कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी उसे उस तरह की विजय नहीं मिली। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो लीग को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि यहां लगभग सभी लोग मुस्लिम थे। 1937 के चुनावों में जिन्ना को गहरा और दर्दनाक धक्का लगा। जिन्ना को लगा था कि मुसलमान अलग निर्वाचक मंडलों और अल्पसंख्यक अधिकारियों के जरिए एकजुट भारत में अपनी हिस्सेदारी मजबूत रख सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बिखर गए और जिन्ना के मुद्दे गुटबाजी में दब कर रह गए। कुल मिलाकर मुस्लिम लीग कमजोर साबित हुई और जिन्ना को नई रणनीति बनानी पड़ी। उधर चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आकर विपक्ष में बैठे लगभग सभी मुस्लिम विधायकों को नजरअंदाज कर दिया। भले ही कांग्रेस ने मुस्लिम सीटें ना जीती हों, लेकिन सामान्य सीटों के बहुमत से उन्होंने सरकार बना ली। इससे मुसलमानों को एहसास हुआ कि अगर ये एकजुट नहीं हुए तो वे सत्ता से बाहर रह जाएंगे, भले ही वे बहुसंख्यक क्यों ना हो। जिन्होंने तय किया कि अब लीग को मजबूत बनाना होगा ताकि मुसलमानों की आवाज सुनी जाए और उसके पास सत्ता भी हो। उन्होंने लीग की सदस्यता फीस सिर्फ 2 आने कर दी, कांग्रेस से आधी। कांग्रेस की सदस्यता फीस 4 आने दी। कांग्रेस की तरह ही कार्य समिति बनाई, जिसमें भारी ताकत उन्होंने खुद लगा दी। इसका नतीजा यह हुआ कि 1939 तक 3 मिलियन लोग मुस्लिम लीग से जुड़ चुके थे और इसी सोच के कारण धीरे धीरे वक्त आ गया था मुसलमानों के देश पाकिस्तान बनने का। देखिए, यह बात सच है कि 1930 के दशक के आखिर तक ज्यादातर मुसलमानों को यकीन था कि आजादी के बाद वे भी एक अखंड भारत का हिस्सा होंगे, जैसे कि हिंदू और बाकी लोग सोचते थे। लेकिन इसी दौरान कुछ नई सोचें भी उभरने लगी थीं। जैसे 1930 में इलाहाबाद में सर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार पेश किया। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पेश किया, जो सिंधु घाटी और बाकी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए एक नाम था। लेकिन जिन्ना पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला इकबाल के विचारों ने। यहां तक कि जिन्ना ने इकबाल को अपना मार्गदर्शक माना और इनके विचारों और उनके शब्दों को अपने भाषणों में भी अपनाया। यानी अब जिन्ना सिर्फ ब्रिटिश राज से लड़ नहीं रहे थे, वो एक अलग मुस्लिम पहचान की नींव भी रखने में लगे हुए थे। इकबाल की मौत के 2 साल बाद 1940 में जिन्ना ने एक ऐसा बयान दिया जो उनकी निजी महत्वाकांक्षा से ऊपर था। उन्होंने साफ कहा कि अगर मुझे इकबाल का सपना यानी एक मुस्लिम राज्य साकार होते हुए दिखे और फिर मुझे उस राज्य पर राज करने या सिर्फ उसे बनते देखने का चुनाव मिले, तो मैं सिर्फ बिना सोचे बनते हुए से सिर्फ देखना चाहूंगा। इसके बाद मुस्लिम लीग जिन्ना की अगुवाई में पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और जिन्ना ने दिया लाहौर प्रस्ताव। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मांटगोमरी पार्क में मुस्लिम लीग की सभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं जिनकी संस्कृति, धर्म और सोच अलग है, इसलिए दोनों का एक ही देश में मिलकर रहना असंभव है। इस प्रस्ताव में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की बात कही गई, जिसे बाद में पाकिस्तान का सपना कहा गया। यह प्रस्ताव भारत के विभाजन की औपचारिक शुरुआत बना और 23 मार्च को आज भी पाकिस्तान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बाद में हिंदू मुसलमानों के साथ साथ रहने के कई प्रस्ताव आए, लेकिन मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि वे एक ही मुद्दे पर अभियान चलाएंगे, पाकिस्तान। जिन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए जीवन या मृत्यु का मामला है। दोस्तों, ये बात सच है कि बहुत सारे नेता थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी की जिद के कारण गांधी जी तक को झुकना पड़ गया और इसके बाद का इतिहास तो आपको पता ही है। अंग्रेज चले गए और 2 नए देश छोड़ गए और पीछे छोड़ गए लाखों लोगों के खून की कहानी। आजादी से ठीक 7 दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन फातिमा के साथ दिल्ली से कराची के लिए उड़ान भरते हैं। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा पहली बार इकट्ठा होती है और जिन्ना को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लेती है। और फिर जिन्ना खड़े होते हैं, साथ में कोई कागज नहीं, कोई लिखी हुई तकरीर नहीं, और बोलना शुरू करते हैं। लेकिन जो शब्द निकले हैं वो पूरे माहौल को हैरान कर देते हैं।
वे कहते हैं हर नागरिक अपने मंदिर, मस्जिद या किसी भी पूजा स्थल में जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। राज्य का संचालन किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा नहीं होगा। हम ऐसे पाकिस्तान की नींव रख रहे हैं जहां सबको बराबरी का हक होगा, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सिर्फ एक समान नागरिक। ये वो जिन्ना थे जिन्हें सरोजिनी नायडू कभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहती थी, मगर उनका ये सेक्युलर सपना जल्द ही हकीकत की राजनीति में खो गया। इतना कि इस ऐतिहासिक भाषण को बाद में पाकिस्तानी सरकारों ने दबा दिया और जनरल जियाउल हक के दौर में इसे पागलपन का नतीजा बताने की कोशिश भी की गई। ये बयान एक सेक्युलर पाकिस्तान की झलक देता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्ना का यह सपना कुछ ही महीनों में धुंधला पड़ गया। फिर माउंटबेटन ने जिन्ना को गवर्नर जनरल के पद की शपथ दिलाई और जिन्ना बन गए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। लेकिन अब जिन्ना जीने की इच्छा छोड़ चुके थे। एक बार जिन्ना गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बुलाया गया था। डॉक्टर ने जांच में पाया कि जिन्ना को टीबी है। उन्होंने जिन्ना को यह बात बताई। जिन्ना ने कहा कि डॉक्टर, ये तो मैं 12 साल से जानता हूं। मैंने ये बात छिपाई ताकि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। आपको बता दें कि जिन्ना की टीबी की बीमारी का सबसे बड़ा प्रमाण फेफड़ों की एक्सरे रिपोर्ट बंबई के डॉक्टर JAL पटेल के पास सुरक्षित थी। ये बात ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को भी नहीं पता थी। जिन्ना ने अपनी इस जानलेवा बीमारी की बात अपनी बहन तक से छुपा रखी थी। इसी मसले पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने बाद में कहा था कि अगर मुझे जिन्ना की गंभीर बीमारी का पता चला होता तो मैं भारत का बंटवारा कभी ना होने देता। सोचे, पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं। बहरहाल 14 अगस्त 1948 को जब पाकिस्तान की आजादी का पहला साल मना, तब तक जिन्ना बेहद बीमार हो चुके थे। उन्होंने कई बार कहा कि अब वो और जीना नहीं चाहते और फिर 11 सितंबर 1948 को कराची में जिन्ना ने आखिरी सांस ली। पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन ने अलविदा कह दिया। अब सवाल ये है कि इतिहास कैसे याद करेगा जिन्ना को? क्या वे मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले दूरदर्शी नेता थे, या वो व्यक्ति जिन्होंने सत्ता के लिए एक उपमहाद्वीप को खून में डुबो दिया था? उसी मोड़ पर लोग गांधी बनाम जिन्ना की बहस में भी उलझ जाते हैं। एक बार स्पष्ट करते हैं ये क्या है बहस। गुजरात की मिट्टी का संबंध तो ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर से निकले एक आध्यात्मिक योद्धा थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना काठियावाड़ की धरती से जुड़े एक तार्किक बैरिस्टर। दोनों ने लंदन में कानून की पढ़ाई पढ़ी। दोनों ने भारत की आजादी की लड़ाई में शुरुआत में साथ दिया, पर एक बन गया राष्ट्रपिता तो दूसरा बन गया कायदे आजम। गांधी का रास्ता सत्य और अहिंसा से होकर गुजरता था। इतिहास में इन दोनों के रास्ते कभी मिले तो कभी टकराए, बावजूद इसके कि दोनों की जड़ें एक ही मिट्टी से निकली थी। गांधी ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखा, जहां सभी धर्मों के लोग जिएं। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग वजूद की मांग रखी, एक ऐसा राष्ट्र जहां बहुसंख्यक वही हो। गांधी मासेस के नेता बने तो जिन्ना बने क्लासेस के। एक ने जोड़ने की कोशिश की तो दूसरा बांटने के लिए अड़ गया। हालांकि ये गांधी जी ही थे जिन्होंने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। दोस्तों, जिन्ना अंतिम सांस तक ये मानते रहे कि पाकिस्तान उनके बिना नहीं बन सकता, और एक बार बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने सिकंदर मिर्जा ने उनसे कहा था कि हमें मुस्लिम लीग का ख्याल रखना चाहिए। आखिर उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। जिन्ना ने तपाक से जवाब दिया, आपको किसने कहा कि मुस्लिम लीग ने हमें पाकिस्तान दिया? मैं पाकिस्तान को अस्तित्व में लाया। मैंने अपने स्टेनोग्राफर की मदद से पाकिस्तान को अस्तित्व दिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।